हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम एक बहुत ही खास कविता को समझेंगे। ये कविता लिखी है महान कवि पैब्लो नेरूदा ने और इसका नाम है अ डॉग हैज़ डाइड। अब नाम सुनकर शायद आपको लगे कि ये सिर्फ एक कुत्ते की मौत पर लिखी गई सैड पोएम है, लेकिन ट्रस्ट में ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये प्यार, विश्वास, दोस्ती और सच्चाई के बारे में है। तो चलिए इस खूबसूरत कविता की दुनिया में चलते हैं लाइन बाय लाइन। कविता शुरू होती है इन बिल्कुल सीधे, साफ और सिंपल शब्दों से। मेरा कुत्ता मर गया है, मैंने उसे बगीचे में एक जंग लगी हुई पुरानी मशीन के पास दफना दिया। देखिए, यहाँ कोई हैवी वर्ड्स नहीं है, कोई ड्रामा नहीं है, सिर्फ एक सच है जिसे कवि ने जैसा का तैसा आपके सामने रख दिया है। और यही चीज इस पोएम को इतना पावरफुल बनाती है। ये दुख बिल्कुल असली लगता है, बिल्कुल जमीनी। अच्छा, पोएम में आगे बढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि इसके कवि आखिर हैं कौन। पाब्लो नेरूदा चिले के थे और उन्हें लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज मिला था, जो दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान है। उनकी पोएम्स आमतौर पर प्यार, समाज, राजनीति जैसे बड़े बड़े टॉपिक्स पर होती थीं। तो जब इतना बड़ा कवि अपने कुत्ते के लिए इतनी पर्सनल और सरल कविता लिखता है ना, तो ये उस रिश्ते की अहमियत को, उसकी इंपॉर्टेंस को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। तो चलिए अब आते हैं कविता के पहले अहम हिस्से पर। इसका नाम है एक दोस्त के लिए स्वर्ग, कवि का अंतर्विरोध। अंतर्विरोध मतलब कॉन्ट्रडिक्शन। यहां नेरूदा अपने ही विश्वासों, अपने ही बिलीफ से टकराते हुए दिखते हैं, और इसकी वजह उनके कुत्ते के लिए उनका बेइंतहा प्यार। दोस्तों, ये लाइंस इस कविता का दिल हैं, इसे ध्यान से समझिए। नेरूदा कहते हैं, और मैं एक मटीरियलिस्ट जिसने कभी इंसानों के लिए आसमान में किसी स्वर्ग पर विश्वास नहीं किया, मैं एक ऐसे स्वर्ग में विश्वास करता हूं जहां मैं कभी जा नहीं पाऊंगा। जरा सोचिए, एक इंसान जो कहता है कि मैं स्वर्ग में मानता ही नहीं, अचानक अपने कुत्ते के लिए एक स्वर्ग की कल्पना कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, एक अंदरूनी संघर्ष है। इस बात को ठीक से समझने के लिए मटीरियलिस्ट शब्द का मतलब जानना बहुत जरूरी है। मटीरियलिस्ट यानी भौतिकवादी वो इंसान होता है जो आत्मा, स्वर्ग, नरक या मरने के बाद की जिंदगी जैसी स्पिरिचुअल चीजों में बिलीव नहीं करता। उनके लिए सच सिर्फ वही है जो फिजिकल है, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो जब नेरूदा, जो एक मटीरियलिस्ट हैं, स्वर्ग की बात करते हैं, तो ये उनके लिए एक बहुत बहुत बड़ी बात। तो इसका सार क्या निकला? इसका मतलब ये है कि नेरूदा का अपने कुत्ते के लिए जो प्यार है वो इतना गहरा और इतना मजबूत है कि वो उनके पूरी जिंदगी के विचारों को, उनकी फिलॉसफी को चैलेंज कर देता है। यहाँ उनका दिल उनके दिमाग पर भारी पड़ जाता है, और ये दिखाता है कि उनका रिश्ता सिर्फ एक मालिक और पालतू जानवर का नहीं था, बल्कि उससे कहीं कहीं ज्यादा गहरा था। चलिए अब हम कविता के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, एक सितारे की दोस्ती, एक अनोखा साथी। इस सेक्शन में नेरूदा हमें बताते हैं कि उनके कुत्ते की दोस्ती आम दोस्ती जैसी बिल्कुल नहीं थी, वो बहुत ही अलग और खास थी। यहाँ नेरूदा एक बहुत ही जरूरी बात पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि उनका कुत्ता कभी सर्वाइल नहीं था। अब सर्वाइल का मतलब होता है गुलाम जैसा, जो हमेशा जी हुजूरी करे, चापलूसी करे। नेरूदा साफ कहते हैं कि उनकी दोस्ती बराबरी की थी। उनका कुत्ता अपनी मर्जी का मालिक था, एक आज़ाद रूह थी। वो उन्हें रिस्पेक्ट देता था, लेकिन उनकी गुलामी नहीं करता था। इस स्लाइड पर देखिए, नेरूदा अपने कुत्ते की तुलना दूसरे कुत्तों से करते हैं। वो कहते हैं कि जहां दूसरे कुत्ते कपड़ों पर चढ़ लाते थे या घुटनों से हमेशा रगड़ते रहते थे, उनका कुत्ता अलूफ रहता था, यानी थोड़ा सा दूर, शांत। वो कभी परेशान नहीं करता था और कुछ मांगता नहीं था। उसका यही रिजर्व्ड और रिस्पेक्टफुल नेचर ही उनके रिश्ते को इतना यूनिक बनाता था। और ये लाइंस, ये उनके बीच के खामोश रिश्ते की गहराई दिखाती हैं। वो बस मुझे देखता रहता था, एक ऐसी नज़र से जो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए थी। उस नज़र में उसकी पूरी प्यारी और बालों वाली जिंदगी समाई हुई थी। उनके बीच ज्यादा शब्दों की जरूरत ही नहीं थी। उनका कनेक्शन इस गहरी खामोश नज़र से ही पूरा हो जाता था। कितनी खूबसूरत बात है। ओके, तो अब इस कविता का मूड थोड़ा सा बदलता है। दुख से हटकर नेरूदा अपने कुत्ते की जिंदादिली को, उसकी एनर्जी को और उसके साथ बिताए खुशी के पलों को याद करते हैं। इस हिस्से का नाम है शुद्ध आनंद की यादें, कुत्ते की आत्मा। यहां नेरूदा की इमेजरी देखिए, उनकी कल्पना कितनी कमाल की है। वो कहते हैं, मेरा बालों वाला कुत्ता उछल कूद कर रहा था, समुद्र की लहरों के वोल्टेज यानी करंट से पूरी तरह भरा हुआ। यहाँ वोल्टेज शब्द सिर्फ एनर्जी नहीं दिखाता, ये दिखाता है कि वो कुत्ता नेचर की शक्ति से, समुद्र की उस वाइल्ड एनर्जी से एकदम जुड़ा हुआ था, जैसे उसके अंदर बिजली दौड़ रही हो। नेरूदा उस कुत्ते की खुशहाल जिंदगी की एक पूरी तस्वीर बना देते हैं। वो उसकी सुनहरी पूंछ को याद करते हैं, जो हमेशा गर्व से ऊंची रहती थी। वो याद करते हैं कैसे वो समुंदर की पानी की छींटों का सामना करता था।
वो उसकी बिंदास आत्मा की आज़ादी की बात करते हैं, मतलब एक ऐसी आत्मा जिसे इंसानी दुनिया के रूल्स की कोई परवाह नहीं थी। और आखिर में वो 3 बार दोहराते हैं, जॉयफुल जॉयफुल जॉयफुल, खुश खुश खुश, जैसे उस खुशी को वो फिर से महसूस कर रहे हों। कविता अब अपने अंत की तरफ बढ़ रही है और ये हिस्सा मौत की सच्चाई को बिना किसी झूठी तसल्ली के, बिना किसी झूठे दिलासे के एक्सेप्ट करने के बारे में है। इसका नाम है कोई अलविदा नहीं, सिर्फ सच, अंत को स्वीकारना। ये कविता के सबसे अहम लाइंस में से एक है। मेरे मरे हुए कुत्ते के लिए कोई अलविदा नहीं है और हमने ना अब और ना ही कभी एक दूसरे से झूठ बोला। नेरूदा कहना चाहते हैं कि उनका रिश्ता इतना सच्चा, इतना ईमानदार था कि उसमें अलविदा जैसे झूठे फॉर्मल शब्दों की कोई जगह नहीं है। मौत एक सच है और वो उस सच का सामना पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे उनका रिश्ता था। और अंत में ये बिल्कुल साफ और सीधी बात, तो अब वो चला गया है और मैंने उसे दफना दिया और बस बात इतनी ही है। ये सरल भाषा, ये सिंपल लैंग्वेज इस कविता के मेन आइडिया को और मजबूत करती है कि सच्चाई को, रियलिटी को जैसा है वैसा ही एक्सेप्ट करना चाहिए, बिना किसी बनावट के। और शायद यही उनके रिश्ते को दी गई सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। तो आखिर में इस पूरी कविता से हम क्या संदेश ले सकते हैं? इसका फाइनल मैसेज क्या है? चलिए इसके मुख्य विचारों को, इसके की थीम्स को एक बार फिर से देखते हैं। तो इस कविता ने हमें सिखाया कि एक जानवर के लिए दुख बहुत गहरा और सच्चा हो सकता है। हमने देखा कि प्यार की ताकत इंसान के सालों पुराने विश्वासों और लॉजिक से भी ज्यादा हो सकती है। हमने एक ऐसी दोस्ती की खूबसूरती को महसूस किया जो गुलामी पर नहीं बल्कि आपसी रिस्पेक्ट पर टिकी थी। और सबसे जरूरी, हमने ईमानदारी की अहमियत को समझा, चाहे वो जिंदगी में हो या मौत का सामना करते वक्त। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूं। सच्चा दुख, ऑनेस्ट ग्रीफ, आखिर दिखता कैसा है? क्या वो हमेशा आंसुओं और शोर में होता है, या फिर पाब्लो नेरूदा की तरह सच्चाई को शांति और पूरी ईमानदारी से बिना किसी झूठ के एक्सेप्ट कर लेने में है? इस पर जरूर सोचिएगा। इस विश्लेषण में, इस एनालिसिस में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इसी तरह के और लिटरेरी एनालिसिस और एक्सप्लेनर्स पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।